हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल फादर्स डे था और संडे था, तो संडे को ही इनफैक्ट जो तीसरा हफ्ता होता है, तीसरा संडे जब आता है जून में, तो फादर्स डे मनाया जाता है। देखिए, पिता की जिंदगी में जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो किसी चीज़ की बराबरी आप उससे कर ही नहीं सकते हैं। और बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो जिन्हें अच्छे पिता मिलते हैं। अच्छे पिता की परिभाषा क्या है? अच्छे पिता का पैसों से लेन देन नहीं है, अच्छे पिता का उनके सामर्थ्य से लेन देन नहीं है। अच्छे पिता वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सेफ सिक्योर बचपन दिया, जिनके बच्चों को कभी ये चिंता ना करनी पड़े कि पिताजी जो है फीस कहाँ से भरेंगे, या हमारे पिताजी जो हैं फीस नहीं भरते हैं, या हमारे पिताजी ये नहीं करते हैं। जैसे देखो बेटा, सपने तो भाई किसी के कितने भी हो सकते हैं, अब हर आदमी हर चीज़ तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छे पिता वो हैं जो अपनी जिंदगी में जो जो जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी निभा दें। अगर उनके पास एक परिवार है, उन्होंने शादी की है और परिवार है, तो ये उनकी ड्यूटी बनती है। इसको मॉरल ड्यूटी कह लो, सोशल कह लो, कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ भी इसका जुड़ाव है कि अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए एक सुखद वर्तमान और इतना जरूर कर दें कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई अगर होगी तो भविष्य तो अपने आप निर्माण कर लेंगे। काबिल बच्चा जो होता है उसके लिए बहुत ज्यादा भविष्य बनाने की जरूरत नहीं होती। देखिए, जिसके पास पेरेंटल प्रॉपर्टी अलग बात है, पर मैंने ये देखा है कि एक एवरेज इंसान अगर संस्कार अच्छे भर दे, पिता की मेहनत के साथ माँ के दिए संस्कार भी बहुत मैटर करते हैं। जिन परिवारों में माँ के दिए संस्कार और पिता की गई मेहनत साथ साथ चलते हैं ना, और माँ अपने बच्चों को बताती रहे कि बेटा पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, रोज सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना हमारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिशें देखते हैं, तो बच्चे के मन में अपने आप ना अपने फादर को लेके एक पॉजिटिव इमेज भी बनने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ ही अपने बच्चों के सामने पिता की इमेज को गिरा रही होती हैं। अब जब माँ पिता की इमेज को गिराती है तो माँ ये भूल जाती है कि यही संस्कार हैं, आगे जाके ये सामने दिखाई देंगे। ये उत्तरदायित्व पिताओं का भी है कि अपने बच्चों के साथ जब भी समय बिताएं तो उनको बताएं कि उनकी माताजी जो हैं कितना हार्ड वर्क करती हैं घर के लिए। अब सब लोग अच्छे नहीं होते, हर पिता अच्छा नहीं है। वो पिता बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं जो रोज शराब पीते हैं, अपने बच्चों को, उनकी माँ को मारते पीटते हैं, या घर में कमाई करके नहीं लाते हैं, या जो है बच्चे की ना फीस से मतलब है ना खाने से मतलब है। इनफैक्ट इतनी गंदी आदतें, कई लोग इस तरह के भी तो हैं समाज में, ऐब से भरे होते हैं कि अगर पत्नी भी कहीं मजदूरी करती है, कहीं किसी के बर्तन मांजती है, कुछ कमा के लाती है, तो नशा करने वाले तो उनको भी मार पीट के छीन के ले जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हर पिता की जो है इज्जत करनी चाहिए। बेटा, इज्जत कराना ना कराना ना अपने भी हाथ में होता है। हाँ, जिस पिता ने तुम्हारे लिए खूब मेहनत की हो, ताउम्र मेहनत की हो, तुम्हें अपनी तरफ से जो वो बेस्ट कर सकते थे उस स्कूल में पढ़ाया, बहुत अच्छा अपने पार्ट पे जो वो कर सकते थे वो खाने को दिया, वो पहनने उड़ने को दिया, तुम्हारे तन पे हमेशा कपड़ा रहा, पैरों में हमेशा चप्पल जूते रहे, और तुम्हारे सिर पे हमेशा छत रही, चाहे वो किराए की रही, तो वो पिता अपने आप में पूजनीय है। ऐसे ही माँ भी है, हर माँ भी पूजनीय नहीं हो सकती। बहुत सारे समाज में आप सब लोग देखिए, आज तर्क का जमाना है, अब वो जमाने गए जब आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास कर लेते थे। हर आदमी अच्छा नहीं हो सकता। वो भी तो किसी के पिता है ना जो रेप करते हैं अपनी बेटियों का। मैं कैसे कह दूं कि हर पिता अच्छा है? वो भी तो पिता ही हैं जो माँ के गहने जबरदस्ती छीन के बेच देते हैं। उनके बच्चे कैसे कहेंगे कि हमारे पिता बड़े अच्छे हैं, या वो इस बात से कैसे राजी होंगे या एग्री होंगे कि हाँ पिता बड़े अच्छे होते हैं? तो बेटा, इस धरती पे हर तरह के लोग हैं। हर उस इंसान की इज्जत करनी चाहिए जिसने मेहनत की है, जिसने आपके लिए, आपके परिवार के लिए दिन देखा ना रात देखी, अपने कर्तव्य से नहीं हटे, जिन्होंने आपके हर समय पर ये सोचा कि आपके लिए बेस्ट क्या करें। वो अपने जितने सीमित साधन थे उनमें बेस्ट अगर आपको दे पाए हैं तो फिर उनकी इज्जत कीजिए। ठीक है, इसमें माँ का भी रोल मैंने बताया, भाई संस्कार तो माँ ही भरती है, और जो औरत अपने बच्चों में संस्कार अच्छे भरती है, पहली चीज उनके बच्चे इज्जत करनी सीखते हैं, चाहे वो अपने पिता की हो, चाहे समाज में किसी की भी हो। ये दो लोग जो मिलके एक बच्चे के ऊपर काम करते हैं ना, तो उस बच्चे की पर्सनालिटी बहुत बढ़िया बनती है। अब जहाँ बदकिस्मत बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पिताजी भी गड़बड़ में निकल जाते हैं और माँ भी। तो ये एक तरह का प्रोजेक्ट होता है कि बच्चे को इतना बेहतरीन इंसान बनाए कि जहां वो जाए जग में उसके नाम से उजाला फैले, जहां वो जाए लोग उसको पसंद करें, लोग उसके पीठ पीछे भी उसकी बड़ाई करें। देखिए, 100% लोग तो भगवान श्री राम से भी खुश नहीं थे, उनको तो भगवान श्री कृष्ण भी खुश नहीं कर पाए। लेकिन अगर ज्यादातर लोग आपकी बड़ाई करते हैं और चंद लोग हैं जिनको आपकी बुराई से फुर्सत नहीं है, तो फिर टेंशन नहीं है। अगर ज्यादातर लोग आपकी
पीठ पीछे भी, आपके प्रेजेंस में भी ये फील करते हैं कि आपका होना समाज के लिए प्रोडक्टिव है, तो फिर आप परफेक्ट जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो फादर्स डे की आज जो कल बीत गया है उसके लिए भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितने लड़के मेरी क्लासेस को सुनते हैं, बेटा एक अच्छे फादर बनना, बहुत अच्छे फादर बनना। और अच्छे फादर की मतलब परिभाषा क्या, तो सिर्फ इतना करना कि अभी जो टाइम तुम्हें मिला है इसको बेस्ट यूटिलाइज करो, खूब पढ़ा करो, खूब मेहनत करो, या तो कोई स्किल सीख लो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आगे पैसे कमाने का कोई ना कोई हुनर हर इंसान को आना चाहिए। चलिए आज शुरू करते हैं हरियाणा जी के। हरियाणा के एग्जाम्स 3 महीने के अंदर अंदर, उससे कम टाइम में 100% उम्मीद है हो जाने की। पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं और 3-4 दिनों में देखिए कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल जाएगी। अखबारों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, अखबार वाले कुछ भी लिख सकते हैं। आज का अखबार भी कोई ऑथेंटिक अखबार नहीं है। तो ये मान के चलते हैं कि एग्जाम जल्दी ही आएंगे। जब एग्जाम सिर पे आएगा तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने हरियाणा जीके को पढ़ाते पढ़ाते, मेरे ख्याल आज हम 4था या 5वां टॉपिक करने वाले हैं। इसीलिए आईसीएस कोचिंग सेंटर अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स चला रहा है, क्योंकि ये पता था हमें कि कुछ दिनों के अंदर ये सब बातें सामने भी आ जाएंगी कि एग्जाम्स हैं। तो आज उसी सीरीज में हरियाणा जीके का पहला लेक्चर लेकर मैं आपके बीच हूं। हरियाणा के बच्चों को बहुत जल्दी ही पॉजिटिव खबर मिलेगी और फिर उनके पास टाइम कम बचेगा। तो जो बच्चे समझदार हैं ना बेटा, वो पिछले 10-12 दिन से, जब से कोर्ट का फैसला आया तब से अपनी पढ़ाई में बैठे हैं। और कुछ जो हैं उनको कभी इधर कभी उधर फालतू के टाइम खराब करना है। हर बच्चा तो अच्छी जिंदगी बना भी नहीं सकता। तो जिनको पढ़ना है उनके लिए आज से हरियाणा जीके के बहुत शॉर्ट में टॉपिक्स बना के ले आऊंगी, ताकि आपको एक बेस, जो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते कि भैया 200-500 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपना बेसिक सा तैयार कर ले। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हरियाणा को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। जितने बच्चे हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, मेनली हरियाणा वालों के लिए ही है ये। हरियाणा, अपना जो हरियाणा है, ये सबको पता है कि पंजाब से कट के एक हिस्सा हमें मिला था। और हरियाणा जब हमें मिला तो पंजाब का 34% हिस्सा हरियाणा के हिस्से में आया था। बहुत पुरानी बात है। तो एक पेप्सू नाम की एक बड़ी 8 रियासतों का एक बड़ा संघ था, उसमें से कट छट के फिर पंजाब, उसी में से कट छट के हरियाणा, उसी में से कट छट के हिमाचल प्रदेश, ये सब अलग अलग हुए थे। लेकिन क्योंकि फोकस हरियाणा है तो हरियाणा की बातें करते हैं। हरियाणा 1966 में 1 नवंबर 1966 को पंजाब का लगभग 34 पॉइंट समथिंग है, कोई नहीं, तुम उतना किताब पढ़ोगे तो आ जाएगा, एक बेसिक चीज है, 34% हिस्सा पंजाब से हरियाणा को मिल गया। इस 34% हिस्से में हरियाणा ने 7 जिले उस टाइम पर, कि भैया इनको मान्यता मिले 7 जिलों को। अब ये 7 जिले, ये बहुत आसान है। कौन कौन से थे, एक ट्रिक से हम पढ़ लेते हैं। घर जेके में, घर जम्मू कश्मीर में। जब मैंने ये ट्रिक बनाई थी तब तक घर जम्मू कश्मीर में बनता नहीं था। ये ट्रिक बनाई थी बहुत पहले 2016 में, जब नए नए कॉम्पिटिशन में हरियाणा जी के इंट्रोड्यूस किया था, 15-16 की बात है। लेकिन आज घर जेके में पॉसिबल है, तो हमने ट्रिक वही रखी, घर जम्मू कश्मीर में। इस घर का मतलब है गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले हैं। अब इन 7 जिलों को बढ़ा बढ़ा के एरिया में नहीं, संख्या में, एरिया तो घटता गया, और हमने इन 7 से ही ये बना लिए 22। तो 7 से जिलों की संख्या बढ़ के पहुंच गई 22। इसका मतलब एक जिले में से 2 या 3 जिले कटते चले गए। और आज की अगर बात करें तो इन 22 जिलों में जब वो 7 बनाए थे ना बेटा, तो सबसे बड़ा जिला था हिसार एरिया वाइज, और सबसे छोटा जिला था जींद। आज अगर कंपेयर करें तो सबसे बड़ा एरिया है सिरसा कटा था इसी में से, अपने हिसार की बेल्ट में से। सिरसा का एरिया है 4277। ठीक है, इतने किलोमीटर्स, तो 4277। ये ट्रिक याद रखना, 4277 गए सिरसा घूमने, तो 42 का हमने 2 ले लिया, 4277 किलोमीटर। ये बेटा सिरसा का एरिया है सबसे बड़ा। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा आपको मैप में भी दिखाई देता है, फरीदाबाद है। मैप में अगर देखते हैं तो फरीदाबाद एरिया में सबसे छोटा है, लेकिन शहर फरीदाबाद सबसे बड़ा है। और फरीदाबाद बसाया गया था क्योंकि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, उससे पहले जब देश में बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और भारत का, तो बहुत सारे पाकिस्तान से रेफ्यूजीज इंडिया आ गए थे। तो उन लोगों को उस जमाने में फरीदाबाद में बसने के लिए सुविधाएं दी गई थी, रेफ्यूजी कैंप्स लगाए गए थे। फिर कहा था ये भाई खाएंगे कमाएंगे क्या, हर इंसान को कोई ना कोई
कोई साधन चाहिए तो उनके लिए ना उस जमाने में बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के ऊपर बेल्ट पूरी विकसित कर दी थी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था स्टार्टिंग में ही। किस सिटी का? फरीदाबाद का। शहर बहुत बड़ा है, एरिया देखोगे राज्य इसका जिले का तो छोटा, सबसे छोटा एरिया में जिला, लेकिन कहीं शहर सबसे बड़ा तो उसका आंसर आएगा फरीदाबाद। दोनों उल्टी बातें हैं, कारण आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 7 जिले थे बेटा हरियाणा में। घर JKM। समय बीतता गया, 1966 के ये 7 जिले 1972 में बढ़कर 9 हो गए। यहाँ का ट्रिक मैंने क्या बताया? घर जम्मू कश्मीर में। अब ये 2 जिले क्या हैं? ये 2 जिले हैं भिवानी और सोनीपत, दोनों नए जिले बने। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के जिलों की संख्या बढ़ा दी गई। 66 से 67 में हमने फिर अपनी सरकार बना ली, कई सारे काम शुरू किए, फिर 72 में जाके 2 जिले और बढ़ा दिए। ये दिसंबर की घटना है, 22 दिसंबर, 1 महीने 1 दिन बाद, साल तो बदल गया क्योंकि दिसंबर की घटना थी। 1973 में हमने एक नया जिला बना लिया जिसको धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुओं का क्षेत्र था, कौरवों का क्षेत्र था, राजा कुरु, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। इसके बाद लगभग 2 साल 1.5 साल तक हमने वेट किया और 1975 में जिसका एरिया आज आप कहते हैं सबसे बड़ा है 4277 सिरसा, ये बना। तो सिरसा 1975 में बना। धीरे धीरे देखो संख्या बढ़ती जा रही है, पहले 7 थे फिर 2 बने। कौन कौन से? भिवानी जो मंदिर बहुत ज्यादा है जहां, और सोनीपत दिल्ली से लगता हुआ इलाका। इसके बाद कुरुक्षेत्र बना ठीक 1 महीने 1 दिन बाद, 23 जनवरी 1973 को। फिर 75 में बना सिरसा। इसके कुछ समय बाद 1979 में बना फरीदाबाद। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। ये हरियाणा का 12वां राज्य था, 12वां। देखो 6 तो वो 7 तो वो हो गए, 8 9 10 11 12, ये बहुत बार पूछ लेते हैं हरियाणा का 12वां राज्य कौन सा बना। कई बार किताबों में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो 12वां अपना याद रखना। कौन सा था हमारा? सिरसा। पूरी सीरीज याद रखनी है। घर JK में, उसके बाद 2 क्या थे? सोनीपत और भिवानी, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सिरसा, इसके बाद फरीदाबाद। 79 के बाद ना बेटा 80 में डेवलपमेंट पे काफी काम हुआ, बहुत ज्यादा काम। 80 के बाद तो हमने ये अपना गुड़गांव में जो मारुति सुजुकी के ऊपर बहुत तेज गति से काम किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दी। पहले तो हम सिर्फ असेंबलिंग का काम करते थे, बहुत तेज गति से डेवलपमेंट हरियाणा में दिखाई देने लगा। तो इसलिए फिर हमने ज्यादा ये अपने इन पे ध्यान नहीं दिया, जिलों की संख्या बढ़ाने पे सारा फोकस रखा कि भैया मोटी कमाई कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो। इसीलिए 10 साल तक का हमने ब्रेक ले लिया। यानी यहाँ तो लगातार हम बढ़ते गए। देखो 72 73 75 और 79, ये तो लगातार 70s में, वो 66 में 12 जिले हमारे बन चुके थे। फिर हमने एक ब्रेक लिया 10 साल का, और इस 10 साल के बाद 1989 आया। इस साल में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में जो वोटिंग राइट की एज थी ये घटा दी गई। पहले वोटिंग राइट मिलता था बेटा 21 साल वालों को, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, 61st अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1988 के दिसंबर में, जिसके ऊपर काम शुरू हुआ क्योंकि इलेक्शन 89 में हुए थे जब ये जनता दल यूनाइटेड की सरकार आई थी। 2 PM बने थे, एक VP सिंह और एक चंद्रशेखर। आया राम गया राम, आए और चले गए, टिके नहीं थे, उस जमाने की घटना है ये। तो 1989 में हरियाणा के 4 जिले एक साथ बना दिए कि भाई 10 साल से कोई जिला तो बना नहीं है, ये 4 जिले बने। हमारे ऊपर कृपा हुई, KRPY, कृपा हुई और हमारे 4 जिले बढ़ गए। कहाँ तो हम 12 पे बैठे थे, अब एकदम से जिले बढ़ गए हमारे। तो 79 से और 89 के बीच में हमारे 4 जिले, 89 में लगातार KRPY। अब के का मतलब करनाल नहीं हो सकता, क्योंकि करनाल तो हम यहाँ बात कर रहे थे, ये करनाल था। ये कुरुक्षेत्र भी नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या बचा? ये बचा कैथल। इस के का मतलब है कैथल, यानी कैथल बना है 1989 में, जब सब लोगों को वोटिंग राइट की एज घटी हुई मिली कि पहले 21 से 18 कर दी। आर का मतलब यहाँ है बेटा रेवाड़ी। क्यों? क्योंकि घर में आर का मतलब यहाँ रोहतक था, तो रोहतक तो पहले से था, अब एक आर, अगला आर हमारा रेवाड़ी। पी का मतलब यहाँ क्या है? पानीपत। पी का मतलब पानीपत, सोनीपत के बाद पानीपत, ये बाद में बना। वाई का मतलब तो एक ही है, यमुनानगर। तो हमारे 4 जिले एक लंबे ब्रेक के बाद बने, KRPY, कृपा हुई और हमारे 4 जिले बन गए। फिर एक सीरीज चल पड़ी, फिर बनेंगे लगातार। अब 1995 में 5 है ना, 95 5, तो यहाँ बना पंचकुला। इसका मतलब पंचकुला 95 में बना है। फिर इसके कुछ दिन बाद, 2 ही साल बाद, 1997, पिछली स्लाइड पे देखो 79 में, देखो 79 में क्या बना था? फरीदाबाद। 97 को उल्टा कर दो, F वाला अगला बनेगा। F वाला अगला मतलब फतेहाबाद, फतेहाबाद, और इसी के साथ J बनेगा, झज्जर।
तो एफ जे ये एक साथ बनेंगे 1997 में। दोबारा एक पिछली स्लाइड याद करते हैं, 1966, 72, 73, 75, 79। पहले घर JKM, उसके बाद सोनीपत और भिवानी, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सिरसा, और 12वें नंबर पर क्या था, फरीदाबाद। अगली स्लाइड पर हम आएंगे, 10 साल का गैप हुआ, 1989 कृपा हुई, और ये 4 जिले बने, KRPY। तो के मतलब क्या है यहाँ, जो बच गया था। करनाल तो पहले हो गया था, कुरुक्षेत्र भी, कैथल, R रेवाड़ी, रोहतक स्टार्टिंग में था, P पानीपत, और Y यमुनानगर। उसके बाद 95 में पंचकुला, 97 79 का उल्टा कर दो तो वो क्या था, F था ना, यहाँ कौन होगा, फतेहाबाद और झज्जर, FJ। फिर एक ब्रेक आया, और फिर इसके बाद 2005 में, 2008 में, और 2016 में, फिर ये 2000 के बाद के जिले हैं। तो 2005 में बना बेटा मेवात, पहले उसका नाम था सत्यमेवपुरम। महात्मा गांधी ने मेव जाति के लोगों को ये गारंटी दी थी, एश्योरेंस दी थी 9 दिसंबर 1947 को, कि तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है, और तुम्हारी जमीन मैं कह के जा रहा हूँ कि तुम्हें सेफ रहेगी, मिलेगी, तुम्हें कोई यहाँ मारेगा नहीं। तो उसका मतलब था कि भाई तुम्हारा आगे जाके कम्युनिटी के हिसाब से फायदा मिलेगा तुम्हें। वो बात गांधी जी करके 1948 में चले गए, गांधी जी तो एक्सपायर हो गए, उनका मर्डर हो गया, लेकिन वो बात वहां के लोगों के मन में थी, और उन्होंने फिर चौटाला सरकार के टाइम पर ये कहा कि हमारा स्टेट बनाओ। तो उनके स्टेट को बनाने के लिए घोषणा हुई 2 अक्टूबर 2004 को, और फिर उसको बनाने में 5-6 महीने लगते ही हैं। तो आगे जाके 2005 में ये हमारा नया स्टेट, ये नया जिला बन गया था मेवात। आज आप जानते हैं मेवात का ही अब नाम है नूह। पहले मेवात जिला था, हेडक्वार्टर था नूह में, लेकिन अब कह दिया कि नहीं, जहां हेडक्वार्टर उसी का नाम जिले के नाम पर, तो नूह मेवात एक ही चीज है। मेव जाति मुस्लिम कम्युनिटी बाहुल्य थी। 2008 में बेटा हमारा बना है ये अपना पलवल, और 2016 सबसे लास्ट में हम सबके सामने बना है चरखी दादरी। ठीक है, जब ये बना तो आप काफी छोटे रहे होंगे, ये लेकिन सब लोगों ने देखा होगा जो मेरी क्लास देख रहे हैं। चरखी दादरी बिल्कुल हमारे सामने, दादुर मेंढक को कहते हैं यहाँ पे एक झील थी जिसमें मेंढक क्या दिखता थी। बहुत सारी कहानियां हैं बेटा। हरियाणा जीके की प्रॉब्लम ये है कि जो इस तरह के स्टेट्स की जीके होती है ना, अब जैसे राजस्थान है, तो राजाओं ने उस जमाने में अपनी बहुत सारी कविताई में, कहीं ना कहीं साहित्य में जगह मिल गई, तो ऑथेंटिक चीजें मिल जाती हैं। हरियाणा को अगर ध्यान से देखो तो किसी राजा ने बहुत ज्यादा काम हरियाणा में रह के नहीं किया। हरियाणा की जमीन से खूब पैसा, खूब टैक्स बटोरा, खूब कमा के खाया, लेकिन हरियाणा में कुछ स्पेसिफिक ये कहें कि बहुत काम करने वाला, तो प्राचीन काल में हर्षवर्धन जरूर थे, प्रतापी राजा, लेकिन आगे जाके तो बेटा उन्होंने भी अपनी कैपिटल थानेसर ले गए थे, वो यूपी वाले इलाके में। तो थानेसर में थी पहले, कन्नौज ले गए थे, थानेसर हमारा इलाका। जब हमारे यहाँ थे ना तो छोटे लेवल के थे, जब नॉर्थ इंडिया के राजा बने तो उठा के यूपी चले गए, कन्नौज में। इसका मतलब हरियाणा स्पेसिफिक के लिए कोई ऑथेंटिक किताब लिखने वाले ज्यादा लोग थे नहीं, तो इसीलिए फिर हरियाणा में बहुत सारी बातें सिर्फ लोक गीतों और लोक साहित्य के माध्यम से आप तक और मुझ तक पहुंची हैं। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर साइट्स पर भी, गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, कोई कुछ कहानी सुना रहा होता है, कोई कुछ कहानी, यानी जो लिखा भी है ना, लेख भी, वो भी ऑथेंटिक नहीं है। तो इसलिए दिक्कत आती है, और इसलिए कई बार देखो HSSC के आंसर्स अपने आप ही क्लैश कर जाते हैं। पिछली बार कुछ आंसर था, इस बार कुछ, ऐसा बहुत बार हुआ है। कारण यही है कि ऑथेंटिक साहित्य लिखने वाला हरियाणा की जमीन पे कोई उस जमाने में नहीं था जिस जमाने की आप बातें कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज तक के सारे जिले। अगर देखें इनको तो 7, 9, 10, 11, 12 तो यहाँ हो गए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जिले हैं ये। तो एक एक जिले के बारे में आगे जाके बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप से दिखा देती हूँ। मैप देखो, ध्यान से देखना इस मैप को। मैप हमारे हरियाणा की समझ को दिमाग में बिल्कुल पक्का कर देगा। ये देखो, अगर वैसे दिख रहा है तो देखो इसकी शेप देखो हरियाणा की। हरियाणा को ध्यान से देखें तो हरियाणा एक पतंग जैसा भी फील होता है देखने में। 2 नदियों के बीच में बसा हुआ दोआब का क्षेत्र है ये। 2 मेन आब मतलब पानी। तो 2 नदियां कौन कौन सी? एक यहाँ बहती है घग्गर, कभी पंजाब कभी हरियाणा, फिर पंजाब फिर हरियाणा, फिर पंजाब फिर हरियाणा, फिर सिरसा से निकल जाती है राजस्थान और आगे जाके वो लुप्त हो जाती है। बरसाती नदी है, बारिश आएगी तो पानी की मात्रा ज्यादा, अदरवाइज एक टाइम पे सूखी पड़ी रहती है और वहाँ बहुत लोग अपनी झोपड़ी बना के और वहीं खेती करते रहते हैं, क्योंकि ये होता है कि इस मौसम में तो पानी आना नहीं है। दूसरी नदी इंपॉर्टेंट, यूपी के
साथ हमारे यहाँ पे एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, सर्पिल आकार है, एस जैसे घूम घूम के ना सांप घूमता है ऐसी है, तो उसे हम कहते हैं यमुना नदी। दो आब, आब मतलब पानी, जैसे पंज आब 5 नदियों के बीच का एरिया, ऐसे ही हमारा दो आब, तो हम दो आब के इलाके में पढ़ते हैं और हमारे ये जिले हैं। पहले बड़े बड़े जिले हमें 7 मिले थे, हमने इसी में काट छांट कर करके 22 बना लिए। जैसे पीछे सुना होगा आपने कि गोहाना को जिला बनाने की बात कर रहे थे। अब आप खुद देखो सोनीपत ये है, ये देखो सोनीपत, अब इस सोनीपत में से दूसरा हिस्सा काट दोगे गोहाना का तो अलग हो जाएगा। इसमें से कोई कहेगा खरखोदा हमें लेने हैं अलग से जिला, तो फिर अलग। ऐसे बेटा टोटल जमीन बराबर उतनी है जितनी ली थी पंजाब से, उसी में से टुकड़े कर करके छोटे बड़े काम चल रहा है। तो इस मैप को समझते हैं। सबसे पहले देखो ये आ जाओ, ऊपर के 4 जिलों पे ध्यान दो। सबसे ऊपर लिखा है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ये एक बेल्ट है बेटा। इन चारों में डीसी बैठते हैं। डीसी आपको पता होगा आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जिसको बोल देते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी कई अलग अलग नामों से बुलाए जाते हैं। तो ये जो 4 है ना, सबसे ऊपर पंचकुला टच होता है हमारी राजधानी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ को अगर आप लोकेशन ढूंढेंगे तो वो पंजाब में पड़ती है, लेकिन पंजाब ये नहीं कह सकता कि चंडीगढ़ हमारी है, क्योंकि चंडीगढ़ को यूटी बना दिया था 1 नवंबर 1966 को। तो ये पंचकुला है आपकी राजधानी के साथ टच, इकलौता आपका शहर कह लो, जिला कह लो। अंबाला देख रहे हो, अंबाला यमुनानगर, इन दोनों की देखो सीमा टच नहीं है, पंचकुला यमुनानगर से टच नहीं है, दोनों के बीच में अंबाला पड़ता है। और जहां अंबाला यमुनानगर है, इन दोनों से टच है कुरुक्षेत्र। तो अगर ध्यान से वो एग्जाम में पूछे ना कि किसकी सीमा किससे नहीं लगती, जिसने मैप को समझाया ना वो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, रट्टा मारने से समझ नहीं आएगा। पंचकुला हमारी राजधानी को टच करता है, पंचकुला के नीचे पड़ता है अंबाला, अंबाला के नीचे यमुनानगर। अंबाला दोनों के बीच में देखो, दोनों के बीच में इकट्ठा नहीं होने देता, इन दोनों को अलग है। अब अंबाला और यमुनानगर से कौन टच है? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र, ये 4 एक साथ हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। अब देखो ध्यान से, ये 3 एक साथ हैं, कैथल, करनाल और पानीपत। ये 3 जो ये वाले देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं के की बेल्ट है। अपने सुविधा के लिए हम कहते हैं के की बेल्ट। के मतलब कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। बहुत ज्यादा चावल का प्रोडक्शन करते हैं तीनों मिलकर। अगर कहें चावल का सबसे ज्यादा बासमती चावल का प्रोडक्शन, तो आंसर है करनाल। अगर कहें चावल की किस्में वैरायटी ज्यादा, तो आंसर है कैथल। तो कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, के बहुत ज्यादा चावल पैदा करता है बेटा। हरियाणा में सबसे ज्यादा बासमती चावल होता है और हम बहुत ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 है हरियाणा बासमती चावल के एक्सपोर्ट करने में। तो ये वो बेल्ट है। अब अगर ध्यान से देखो, कुरुक्षेत्र ऊपर है, धर्म नगरी है ना कुरुक्षेत्र, धर्म की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो धर्म को ऊपर, तो ऊपर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के 2 नीचे पैर की तरह कि भाई नीचे है ये, तो ये कैथल, करनाल। सिर पे कौन है? कुरुक्षेत्र। तीनों के में कुरुक्षेत्र ऊपर, कैथल, करनाल। अब देखो ध्यान से, कैथल, करनाल, करनाल तो यमुनानगर को टच करता है, लेकिन कैथल टच नहीं करता। यहाँ पे बीच में कुरुक्षेत्र का हिस्सा आ गया। ठीक है, ये आगे ना नदियां पढ़ाऊंगी तब इसको और डिटेल से बताऊंगी। अभी ये 3 देख लो के। लेकिन कुरुक्षेत्र को जब आप गिनते हो ना बेटा, तो ये 7 गिनना, इन 3 को 7 गिनना, कैथल, करनाल, पानीपत। एक ये बेल्ट है पूरी, एक ये बेल्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 4 जिले देखो, ये ब्लू कलर, रेड, व्हाइट और पिंक कलर, ये हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला मंडल है। मंडल मतलब होता है एक जोन, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया। तो हरियाणा में ना 6 मंडल है। हमने 2 मंडल तो पढ़ लिए, एक तो ऊपर वाले 4 का, कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, नीचे कुरुक्षेत्र। फिर तीसरा क्या था? कैथल, करनाल और पानीपत। ठीक है, अब ये तीसरा देखो, ये रहा, ये बड़ा मंडल, ये है सिरसा, एरिया में सबसे बड़ा, 4277। इसका आंसर है 4277। गेहूं में नंबर 1, फल सब्जियों में नंबर 1, गायों की संख्या में नंबर 1, एरिया में नंबर 1, सबसे कम लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा की एवरेज है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसकी निकालोगे तो 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतनी कम कैसे? क्योंकि बड़ा एरिया है, जनसंख्या उसके हिसाब से आराम से खुले में रह पाती है। अगर इसी का मुकाबला फरीदाबाद से करते हैं तो वो 2500 लगभग, 2442, उल्टी गिनती 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसमें 303, और हमारी पूरी एवरेज 573। ठीक है, अब देखो सिरसा एक ऐसा जिला है जो ऊपर पंजाब को टच करता है और इस तरफ राजस्थान को, बड़ा बहुत है। इससे किसकी सीमा लगती है? फतेहाबाद की। फतेहाबाद पंजाब से भी टच है, और देखो नीचे राजस्थान, देखो यहाँ ये वाला हिस्सा राजस्थान से भी टच है। बहुत सारे लोग सोचते हैं फतेहाबाद नहीं लगता है। ये देखो फतेहाबाद की छोटी सी बाउंड्री, ये टच है
राजस्थान से और वो बड़ी बाउंड्री पंजाब से। ऐसे ही सिरसा है। इसके आगे देखो सिरसा और हिसार एज सच टच नहीं करते। हिसार और सिरसा के बीच में देखो ये जो पट्टी है ये फतेहाबाद की है। तो ये जो सिरसा है ना ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, पर हरियाणा के सिर्फ एक जिले को टच करता है तो सबसे बड़ा, पर सीमा सिर्फ एक के साथ लगती है। किसके साथ? फतेहाबाद, जो ये रेड वाला है। इतने बड़े की सीमा किसी और के साथ नहीं लगती। नेक्स्ट देखें हिसार, ये है बेटा, पहले जब हम अलग हुए तो सबसे बड़ा हिसार था, आज हिसार इससे छोटा है सिरसा से। और इस तरफ ये पतली सी पट्टी देख रहे हो, ये पिंक कलर वाली, देखो कितनी फैली है, टेढ़ी मेढ़ी, कितनी कटी छटी सी है। ये उस टाइम पे सबसे छोटी पट्टी थी, आज नहीं है, आज तो इससे छोटे कई हैं, लेकिन एक जमाने में सबसे छोटा जिला जब हम अलग हुए तो जींद बनाया और सबसे बड़ा हिसार बनाया। आज सबसे बड़ा हिसार में से ही कट के बना था सिरसा, वो है। ठीक है, तो ये हुए 4। अब अगर हम देखें तो देखो हमने ऊपर से पट्टी पढ़ ली, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, और तीसरी पट्टी ये 4। अब आ जाओ मैप के बीच वाले हिस्से पर, ये है बेटा, देखो ध्यान से, इन 5 को, किसी में 5 नहीं है, इस मंडल में 5 जिले हैं। कौन कौन से? इसको बीच में लेते हैं, रोहतक, देखो रोहतक, सोनीपत, रोहतक, ये भिवानी, तीनों लाइन में है ना बिल्कुल। और नीचे आ जाओ, ये झज्जर, और भिवानी से ही क्या कटा है? चरखी दादरी। तो ये 5 एक साथ, इनका काम एक साथ, इनका कमिश्नर भी बैठता है कहाँ पर? रोहतक में। डीसी 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 डीसी, यहाँ कमिश्नर साहब बैठते हैं। जैसे हिसार वाला बताया था ना 4 हैं लेकिन हिसार में बैठते हैं, जैसे अंबाला वाले बताए 4 हैं पर बैठते हैं अंबाला में, ऐसे। तो ये 5 याद रखना, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, भिवानी में से कट के चरखी दादरी, दोनों के नीचे झज्जर। ठीक है, ये सबसे बड़े ज्यादा है नंबर में। वो जो ये वाले थे ना अपने जींद वाले, फतेहाबाद वाले, वो एरिया में ज्यादा, ये नंबर में ज्यादा। 5 किसी के पास नहीं है, बस सोनीपत वाले के पास है। अब देखो एक लाइन ऐसे याद कर लो, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। इधर से देखो गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। सबसे नीचे चले जाओ, छोटा सा फरीदाबाद, इनफैक्ट सबसे छोटा। देखो पलवल इससे बड़ा साफ दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ये देखो फरीदाबाद सबसे छोटा है, शहर बड़ा है लेकिन जिला सबसे छोटा है। ठीक है, फरीदाबाद के नीचे क्या लगता है? पलवल, और इस तरफ ये देखो पतला सा कटा छटा सा, ये क्या है? नूह, जिसका अब नाम नूह है, लेकिन जब बना जब सत्यमेवपुरम था, और बीच में क्या पड़ गया? मेवात। ये हमें अलग अलग पट्टियां करते करते, देखो एक पट्टी ये है, कौन कौन सी? पलवल, मेवात, नूह, और इस तरफ ये फरीदाबाद। ऐसे पढ़ लो, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। 3 ये हैं बेटा, इस तरफ फैली, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। 6 तो निपटे, 5 बीच के थे, ये रहे सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर। तो उनमें 3-3, इनमें 5। फिर ये बड़े बड़े से 4 हमने पढ़े थे, कौन कौन से? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। अब देखो सब घटते ऊपर नीचे, ये है सबसे बड़े 5 वाले। फिर 3 ऊपर वाले कैथल, करनाल, पानीपत, और 4 ऊपर वाले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। इसका मतलब 3-3 जिलों वाली कितनी पट्टियां हुई? 3। गुड़गांव की पट्टी में 3 जिले, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। फरीदाबाद की पट्टी में 3 जिले, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। और जो ये कैथल, करनाल और पानीपत है, ये भी 3। 4-4 की 2 पट्टियां, एक तो सबसे ऊपर वाली पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। और 4 वाली कौन? वो बड़े वाले, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद। 5 वाली सिर्फ एक पट्टी है, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी। तो 5, 4-4, 8 हो गए ना, ऐड कर लो, फिर 3-3-3 ऐड कर दो, 22 आंसर आ गया। ये है हमारा हरियाणा। चलो मेरी क्लास का दूसरी का टाइम हो गया बेटा, आज पढ़ाई में इतना ही। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको मैं बता दूं, हरियाणा जीके का स्पेशल बैच लेकर आए हुए हैं हम, और उसमें हम बहुत स्पीड से अपने स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स करा रहे हैं। ये क्रैश कोर्स का मतलब है स्पीड से रिवीजन करना सारी चीज़ों की। टाइम बेटा सरकार जो है ना वो 100% एनालाइज कर रही है। जैसे कल भी हमारे पास परिमल सर से बातचीत हुई है, तो जो अपने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ सीएम की मीटिंग है, आज शायद हुई थी, पता नहीं कल सुबह है। तो उनको हमने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा पेपर में टाइप करवा के सब चीज़ें अपनी बात रखी। कल काफ़ी लंबी बैठक रही परिमल सर की और उनकी, तो उनको बताया कि भाई जो युवा है वो वोट तब देगा अगर आप उसके हित में काम करोगे, नहीं करोगे तो वोट की कल्पना मत करना। क्योंकि युवा अब इतना जागरूक तो है कि किसी पार्टी के पीछे ना भागे, और किसी को भी नहीं भागना। कोई पार्टी जब अच्छा काम करे तब वो पार्टी अच्छी कहलाए, जब वो गलत काम करे तो पार्टी गलत कहलाए। ये बेवकूफ़ी होती है आज के इस तार्किक युग में कि एक हमेशा अच्छा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक पार्टी गलत स्टेप ले तो तुरंत, भाई हम नॉर्मल लोग हैं, आम जनता, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है कि हम उस पार्टी की भक्ति करेंगे कि इस पार्टी में हमारे दादा परदादा ने भी वोट दिए, हम भी दें। अगर वो पार्टी अच्छा काम करेगी तो वोट पालेगी, नहीं करेगी तो वोट नहीं देंगे। तो ये आम आदमी की जो
वो होती है ना, उसको एक जगह टिक के नहीं हूँ कि नहीं मैं तो ऐसा ही रहूंगा। बेटा कार्यकर्ता हूँ किसी पार्टी के, तो ठीक है भाई, उनका अपना वैल्यू सिस्टम है, उसके साथ काम करें। लेकिन हम नॉर्मल लोग हैं, हम पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, पॉलिसी के अकॉर्डिंग वोट देंगे। तो हरियाणा सरकार जल्दी ही, उम्मीद है 100% लगभग इस बात की कि, और ये उम्मीद इस बार सरकार की जरूरत है। अगर इलेक्शन ना होते ना तो मैं कहती भाई कुछ नहीं पता, लेकिन अब इलेक्शन है, अब उनकी जरूरत है कि यूथ कैसे हमारी इसमें आएगा कि भाई हम हमारी बातों को माने। तो उसका सीधा इलाज है कि भैया नौकरी दो। अब नौकरी के लिए जल्दी जो पेपर होगा वो क्रैश कोर्स होगा। इसकी वैल्यू रखी गई है 499 रुपीज, यानी 500 रुपए। उसमें आपका सारा क्रैश कोर्स होगा और डेली इसमें क्लासेस चल रही हैं। साइंस की क्लास हो रही है, इंग्लिश की क्लास हो रही है, रीजनिंग की क्लास, अभी मुझसे थोड़ी देर पहले रीजनिंग वाले सर गए थे, मैं पढ़ा रही हूँ और परिमल सर पढ़ा रहे हैं। तो जिसका इंटरेस्ट है कि भैया मुझे अपना लास्ट ऑप्शन खोना नहीं है, उसके लिए बेस्ट है। यहाँ हरियाणा जी के डेली चल रहा है। तो चलो आज क्लास लंबी हो गई है, इतनी ही बातचीत करते हैं। हाँ, फोन नंबर और दे देती हूँ मैं, जिसका इंटरेस्ट हो, जो लेना चाहता हो क्रैश कोर्स, एक लास्ट ऑप्शन है बेटा। इसके बाद नहीं पता फिर सरकार अगली भर्ती कब देगी और कब क्या होगा। तो जब मौका मिले तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। आईसीएस एप्लीकेशन है हमारी, आईसीएस कोचिंग सेंटर, हमारे ही नाम पर कोचिंग सेंटर ऐप एप्लीकेशन है ये। आप इसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अलग अलग चीज़ों के, जैसी आपकी ज़रूरत है वैसे बैचेस आप ले सकते हैं। इसका फुल ईयर का जो कोर्स है, जिसमें फुल कंप्लीट, मान लीजिए फुल कोर्स आपका, ये आपका रहेगा 3000 रुपीज़ का। इसमें डेली जो हम क्लास में लाइव पढ़ाते हैं ना बच्चों के बीच में, वो क्लासेस जाती हैं। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं एक स्टूडियो में हूँ, लेकिन जो इसमें चलती हैं क्लासेस वो सेम वही जो नॉर्मल बच्चों के क्लासरूम्स में चलती हैं, जो हमारे यहाँ आईसीएस में। इसके बाद इसमें आप स्पेशल बैच ले सकते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चला हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री का ये 250 रुपये में, 249 रुपीज़ में था, 250 रुपये में। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रही है सर की, हाँ ट्रिग्नोमेट्री चल रही है परिमल सर की, और इसका मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू आप जाके देख लीजिएगा। तो ये इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं बेटा। अब जैसे ये HTAT, इसका अपना HSSC का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है। तो जिसको पढ़ना हो और जिसको लगता हो कि यार ये टाइम मेरा ना भाग जाए, क्योंकि सरकार नौकरियों के ऊपर ना चालाकी खेलती है बेटा, हर सरकार खेलती है, उसमें कोई एक नहीं है। जब इलेक्शन आने वाला होता है ना तो ज़्यादा नौकरियां देते हैं, जल्दी भर्ती करते हैं। जब इलेक्शन दूर होता है ना तो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन टाइम में हमारे काम आएगी जनता। तो ये इसका क्रैश कोर्स चल रहा है इसी एप्लीकेशन पर। जैसी आपकी ज़रूरत वैसा आप अपना ले सकते हैं बैच। हमारे नंबर्स हैं 98 1200 96 96, एक नंबर है 90 5300 6800, एक नंबर है 90 5300 2040। ये हमारा ऑफिस का है, आईसीएस कोचिंग सेंटर जो सोनीपत का हेडक्वार्टर है, इसका नंबर है। आप इस पे जानकारी ले सकते हैं। ये दोनों नंबर स्पेशल एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देंगे, और एप्लीकेशन में जिसका मन करे वो अपना क्रैश कोर्स ले सकता है, जिसका मन करे वो मॉडर्न हिस्ट्री ले सकता है। उसमें शायद एडमिशन बंद कर रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो जब रिकॉर्ड हो जाएगी तब रिकॉर्डेड में चली जाएगी। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री अभी चल रहा है, ये नया शुरू किया है परिमल सर ने, एक आधी क्लास ली है इसमें, ये आप ले सकते हो। और पूरे साल का जो कोर्स है वो तो कोई भी ले ही सकता है, ठीक है। चलिए, हरियाणा जीके की ऐसे छोटी सी क्लास में डेली ले लिया करूंगी, जिसमें कि एक छोटा सा टॉपिक, फिर उसको कोई बच्चा अगर नहीं भी पढ़ सकता, इतना भी पे नहीं कर सकता, तो अपनी किताब खोलेगा, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट। हाँ बेटा, सबको चांस मिलेगा, 100% चांस इस बात का है कि सबको चांस मिलेगा, क्योंकि लगातार जो परिमल सर के साथ कांटेक्ट है, जहां तक पहुंच है, उनसे लगातार बातचीत चल रही है, और वो यही कह रहे हैं कि आप 100% इस बात को मानो, अखबार कुछ भी लिखते रहें, चांस सबको मिलने की उम्मीद है, ठीक है। ओके बेटा। हाँ, जिसको सिर्फ मैथ्स चाहिए, मैथ्स भी है बेटा। 149, किसी बच्चे ने लिख दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, मुझे नहीं पता था, 149 रुपीज़ है बेटा, इसका वैल्यू 149 रुपीज़। इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से लेके एडवांस तक कराई जाएगी, और इसमें परिमल सर पढ़ाएंगे, और फिर उसके आगे भी एक टीचर जो हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब मेन जो पोर्शन है वो परिमल सर कराएंगे, ठीक है बेटा। अभी क्लास शुरू कर रहे हैं, बस अब जैसे लिंक बन रहा है, लिंक बना ही रहे हैं वो, फटाफट से मिलती हूँ मैं। अभी हम कौन सी क्लास लेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री ना, मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके तुरंत बाद फिर क्रैश कोर्स में। चलिए, गुड नाइट।